नमस्कार। सुनो किताबें कुछ कहती हैं। मैं ममता तिवारी आप सबसे रूबरू हूँ। हर बार किताब का जिक्र करती हूँ और अफसाना निगार या शायर इनका जिक्र करना भूल जाती हूँ या उनके बारे में बताती तो हूँ, पर इस बार हम एक शख्सियत भी आपके सामने लेके आएंगे। जैसे आज में हैं भीड़ में तन्हा शायर निदा फ़ाज़ली साहब। निदा फ़ाज़ली साहब से मेरी मुलाकात दुष्यंत संग्रहालय के एक कार्यक्रम में हुई। खुद को चिकोटी काट कर देखती हूँ, क्या ये कलम वाकई मेरे महबूब शायर पर चल रही है, जिनका इमली के भूत का वाक़या मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मैं सोचती थी मेरा शायर भी उसी इमली के भूत के खौफ से गुज़रा है और गुज़र रहा है जिससे कभी मैं गुज़री थी। यहाँ मैं उस डर को अपने आप से भी छुपाती हूँ और यहाँ आलम यह है कि वो बड़ी बहादुरी से अपने सामने आए खौफ की किस्सा गोई करते फिरते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत डर के मालिक हैं निदा फ़ाज़ली साहब। निदा यानी आवाज़। मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश, मुझको वहाँ से सुनिए, जाऊँ कहाँ है आसमां। जनाब मुर्तज़ा हसन व जमील फ़ातिमा का ये होनहार बेटा भीड़ में खुद को खड़ा करके सबकी नज़रों से अपने माँ बाप को देखता है, क्योंकि खुद की पैदाइश का सबब वह सिर्फ़ खुदा को मानता है। शायद यही वजह रही कि खून के रिश्ते उसे जीवन भर नहीं बांध पाए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता मैं क्या होता। हमेशा खुद में छूटा हुआ सा महसूस करने वाले निदा साहब का बचपन धागे तावीज़ मज़ारों दुआओं मन्नतों से गुज़रा। ये अनजाना डर उनके व्यक्तित्व की पहचान है और उनकी शायरी की जान है। बालक निदा ने बचपन की गलियों में औरत मर्द के संबंधों को जिस प्रकार देखा, उसे ज्यों का त्यों ग्रहण किया। शायद तभी रिश्तों को उन्होंने कभी जायज़ या नाजायज़ नहीं ठहराया, फिर चाहे वो पिता की आशनाई से जन्मी संतानें हों या प्रेमिकाएं। जगह जगह स्कूली शिक्षा, उर्दू हिंदी उस्ताद के साथ माँ और पिता का शायराना स्वभाव भी उनमें अदबी शौक़ पैदा कर गया। सुकून से नई सड़क की गलियों में खेलता ये बालक अचानक हिंदू मुस्लिम दंगों में फंस जाता है। मासूम निदा से जब उनका प्रिय दोस्त वीर कुमार पूछता है, यार ये तेरा पाकिस्तान कहाँ है, ये सवाल निदा में हैरत पैदा करता है। और ग्वालियर से पलायन भी, अपने घर ग्वालियर को छोड़कर भोपाल आना उन्हें रास नहीं आया। ये पलायन उन्हें विद्रोही बना देता है। भोपाल में बंटवारे के दर्द व मुसलमान होने की वजह से रहना उन्हें नागवार गुजरता है। यहाँ से वे सिर्फ आवारगी बटोर कर ग्वालियर भाग जाते हैं। स्वयं को मुक्तदा हसन की कैद से छुड़ाकर निदा फ़ाज़ली बन जाते हैं। कमबख्त यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। केवल पाठक होने के नाते उनके व्यक्तित्व पर कलम चलाऊं, ऐसा कलेजा मेरा नहीं, पर जिनकी रगों में नई सड़क खून की जगह दौड़ती हो, उसी गली के बाशिंदा होने के नाते मैं उनके व्यक्तित्व पर लिखने का अधिकार स्वयं पा गई। बचपन में सकरी गलियों में खेलते वक्त मुझे महसूस होता मानो शायरी की रूह यहाँ भटक रही हो, और तब मुझे उन गलियों का मूड बड़ा शायराना सा लगता। अमूमन होता यूँ कि किताबों में शायर कुछ और होता है, समाज में कुछ और होता है, परिवार में कुछ और आईने में बेनकाब। परंतु निदा जी ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया को चरितार्थ करते अटैची लिए नई सड़क पर खड़े नज़र आते हैं। शायद यही वजह है कि निदा साहब को हम उनकी तमाम आवारगियों के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि इंसान निदा और शायर निदा दो अलग व्यक्तित्व नहीं हैं। नई सड़क की बदलती छवि उनके जहन में उदासी पैदा करती है। पेड़ से पत्थर तक के लैंडमार्क उनके दिमाग में ऐसे खुदे हैं कि जब बरसों बाद निदा साहब अपने उनके प्रिय मित्र मोतीलाल शर्मा जी से मिलने उनके घर जाते हैं, तो बदहवास से उसी घर के सामने खड़े होकर उसी घर का पता पूछते हैं। वजह है यादों से जुड़े उन कमबख्त पेड़ का न होना, जिसकी छाँव में उनके बचपन के खौफ ने जवानी की रूबानियत से गुफ्तगू की थी। मैं यहाँ आया था, मेरे दोस्त जानते हैं, कह कहे मेरे अभी तक होठलों में, महफिलों में, मैकदों में सूखे फूलों की तरह बिखरे पड़े हैं। मुद्दतों से भटकता फिर रहा हूँ, किससे पूछूं मैं कहाँ हूँ। आखिर बचपन से जुड़ी शायरी व नज़में ही मेरे दिल को क्यों छूती हैं, क्योंकि वो बचपन निदा जी के दिल में ज़िद्दी पैर जो जमाए हुए है। दीवारों के बीच पढ़िए तो
बच्चे का संपूर्ण मनोविज्ञान निदा फाजली के बचपन में कुंडली मारे दिखाई देता है। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है, ये वक्त वो है ज़मीं का, हर ज़र्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब दंगों की वजह से सारा परिवार पाकिस्तान की तरफ रुख करता है तो निदा साहब छुप जाते हैं। माँ हवाई जहाज़ में रो रो कर हलकान हैं कि उनका बेटा दूसरे वतन में छूट गया। राजस्थान के किसी शहर में छुपा निदा अपने परिवार के पाकिस्तान रुखसत होते ही आज़ादी की सांस लेते हुए नई सड़क पर फिर नमूदार हो जाता है। जेब में नहीं पर फूटी कौड़ी, पर आलम तो देखिए, उन्हें चाहिए ग्वालियर की नई सड़क। प्रगतिशील लेखक संघ व लाला जी के किताबिस्तान के साहित्य संगम की गोष्ठियों की जान और कम्युनिस्ट पार्टी का सच्चा नगीना, जब मुस्लिम होकर भी हिंदुस्तान प्रेम के लिए भूखा प्यासा नई सड़क पर बेघर खड़ा हो तो हिंदू दोस्तों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसे पनाह दें। मोतीलाल जी ने तुरंत कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस का दरवाज़ा खुलवाया और पेड़ के पास ही दुकान से महीना बांधकर उनके भोजन का इंतज़ाम कराया। हालांकि ये एक अस्थायी इंतज़ाम है, बाद में कभी बादल जी के यहाँ, कभी वीर कुमार के साथ कॉलेज का वक्त गुजरता है। दिमागी भूख के लिए साहित्य संगम था ही, जहाँ वे बेताबी से मोतीलाल का इंतज़ार करते हैं। बकौल निदा के सबसे पहले मोतीलाल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हिलाता हुआ साहित्य संगम में आता है। वहाँ पुस्तकें पढ़ी भी जाती थी और उन पर बहस होती थी। शायरी के साथ कम्युनिस्ट निदा अब पढ़ते पढ़ते, क्लर्की करते, पेट के लिए समझौते करते रूमानी सागर में गोते लगाने लगे। वह फूल फूल नज़र सांवली सी लड़की जो रोज़ मेरी गली से गुज़र के जाती है, सुना है वह किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है। पर पेट की भूख इस पक्की मोहब्बत से वादा खिलाफ़ी करके उन्हें दिल्ली पलायन करने पर मजबूर करती है। औरतें, औरतें और औरतें। इतनी गहराई से औरतों के बारे में शेर रचने वाले निदा ने करीब करीब कदम कदम पर अपने संबंधों को स्वीकार किया है, मानसिक व शारीरिक दोनों स्तर पर। जितना सम्मान व याद माँ के लिए उनके हृदय में है, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ याद आती है, चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। उतना ही उनकी मौत पर पाकिस्तान न पहुँच पाने का दर्द वे पासपोर्ट ऑफिसर के नाम ख़त लिखते हैं। गलत है रेडियो, झूठी हैं सब अखबार की खबरें, न मेरी माँ कभी तलवार ताने रण में आई है, न मैंने अपनी माँ के सामने बंदूक उठाई है। वही सम्मान वे समाज को सुख देने वाली तवायफ को भी देते हैं, वो तवायफ जो कई मर्दों को पहचानती है, शायद इसीलिए दुनिया को ज़्यादा जानती है। मुंबई की दुनिया उदार होकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लेती है, पर लश्कर की तंग गलियों का बाशिंदा मुंबई में स्वार्थी नहीं हो पाता। भीड़ से परेशान अपने वजूद को खोजने लग जाता है। हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। लेखन में समझौते सुबह से उन्हें तोड़ते, वही शाम को जमती महफिलें उन्हें पुनः जोड़ देती। दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम, जिन गलियों में मौत छुपी थी उनमें जीने निकले हम। विट्ठल भाई के सुझाव पर खार इलाके में एक फ्लैट बुक कराकर ही हमारा शायर खुद को स्वार्थी समझने लगता है। बकौल निदा वह दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत मानता था, अब सिर्फ अपने आप को पहचानता है। फिर भी जिस औरत से सालों पूर्व वादा खिलाफ़ी की, उससे पुनः ईमानदारी बरतते हैं, पर गैर जिम्मेदारी व आवारगी उन्हें अपने रिश्ते से अलग कर देती है। हम ये मानते हैं कि लेखन जब तक सफल नहीं माना जाता, जब तक वो समाज में कोई क्रांति नहीं लाए। डॉक्टर कन्हैया लाल नंदन ने इस बात को बखूबी स्वीकार किया है। जब उनकी पुत्री के रिश्ते के लिए उन्होंने समझौता करना चाहा, तो वो निदा जी का ये शेर कहते हुए चली गई कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और उन्होंने ये सबक लिया कि अब बेटी की शादी वहीं करेंगे जहाँ उसके ज़मीं और आसमान दोनों से हासिल हो सकें। इस बंजारा तबीयत और अक्खड़ मिजाजी को शानी जी सिनिज़म की हदों को छूने वाला इंसान मानते हैं, और यही समाज को जस का तस स्वीकार न करने वाला भाव उन्हें भीड़ में सबसे अलग करता है। मुंबई के घर में होते हुए भी जाने क्यों मुझे शायर बेघर सा लगता है। तभी ना निदा जी कहते हैं, जब भी घर से बाहर जाओ तो कोशिश करो जल्दी लौट आओ। जो कई दिन घर से गायब रहकर वापस आता है, वह ज़िंदगी भर पछताता है। घर अपनी जगह छोड़कर चला जाता है।
हमारी भी उन्हें सलाह है कि मुन्नी बेगम गज़ल की तरह आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। पर शायर की तो ज़िद है कि उन्हें वही ब्रांड का घर चाहिए जिसके सामने इमली का पेड़ हो, जिसका भूत मुर्तज़ा हसन से डरता हो और वो नई सड़क पर हो। दिल से मजबूर है दुआ साहब, छूटता है ग्वालियर कहीं। हमारी ईश्वर से यही दुआ है कि एक साथ कई रास्तों को तय करते हुए इस राही को मनपसंद मंजिल हासिल हो। ये वाक़या जब उन्होंने पढ़ा, ये सारा आर्टिकल उन्होंने जब पढ़ा और मैंने उन्हें पुष्प भेंट किए, तब उन्होंने कहा कि लगता है यहाँ कोई मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। पर क्या वाकई मैं उन्हें जानती हूँ?